जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। जापान के रक्षा मंत्री भारत और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर है, जहां पर वो दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि अब दोनों देशों के बीच डिफेंस इक्विपमेंट, ड्रोन्स और एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है यूनिकॉर्न स्टेल्थ कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसके बारे में अक्सर अपडेट्स भी आती रहती हैं कि भारतीय नौसेना इस यूनिकॉर्न स्टेल्थ कम्युनिकेशन सिस्टम को खरीदना चाहती है। ये सिस्टम इस वक्त जापान के मोगामी क्लास वॉरशिप पर इस्तेमाल हो रहा है और ये जो सिस्टम है वो नौसेना के जहाज़ों की स्टेल्थ और कम्युनिकेशन क्षमता को बढ़ाता है। बाकायदा जापान इसे भारत को एक्सपोर्ट करने के बारे में भी विचार कर रहा है। और हाल ही में डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि जापान भारत में अपने F2 फाइटर जेट्स को भेजने वाला है, जो कि एक जॉइंट एक्सरसाइज का हिस्सा बनेंगे। और ये पहली बार है जब F2 भारत में एक्सरसाइज के लिए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये आता है कि भाई जापान को भारत की क्यों जरूरत पड़ गई। दरअसल यहाँ पर जापान को पता चल चुका है कि जिस तरीके से यूक्रेन और मिडिल ईस्ट जैसे लंबे संघर्षों ने ये बात साबित कर दी है कि मॉडर्न वॉरफेयर में केवल मिसाइल्स, ड्रोन्स और एमुनिशन काफी तेजी से कंज्यूम हो जाते हैं। इसीलिए जापान को टेंशन है कि अगर वो किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में फंस गया तो केवल उसे अमेरिका पर निर्भर रहना भारी पड़ सकता है। यही वजह है कि जापान अब भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स के साथ डिफेंस सप्लाई चेन्स और को प्रोडक्शन को मजबूत करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जापान बिल्कुल अमेरिका से दूरी बना रहा है। जापान अभी भी अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस एलाई है। असल में जापानियों की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है कि अमेरिका को तो छोड़ना नहीं है, बल्कि जो उनकी निर्भरता है उसे डाइवर्सिफाई करना है। इसीलिए भारत का साथ जापान चाहता है। ऐसे में जापान की एडवांस टेक्नोलॉजी और भारत की ग्रोइंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमता दोनों ही मिलकर बेहद घातक ड्रोन्स, नेवल प्लेटफॉर्म्स और मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर सकते हैं। और हो सकता है कि आगे भारत और जापान टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉइंट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन शेयरिंग पर बातचीत कर सकते हैं। तो मैसेज बिल्कुल साफ है जापान का। भविष्य की सिक्योरिटी केवल एक ही देश पर निर्भर नहीं रहनी चाहिए, बल्कि एक मजबूत रीजनल पार्टनरशिप भी यहाँ पर होनी चाहिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि तेजस मार्क 2 को लेकर आ रहा है। कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं जो बताती हैं कि HAL तेजस मार्क 2 की लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन मतलब LSP शुरू करने की तैयारी कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात तो दोस्तों यहाँ पर ये कि ये प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट की पूरी सर्टिफिकेशन खत्म होने से पहले ही शुरू हो सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी जब हमारा तेजस मार्क 1 प्रोग्राम शुरू हुआ था तो वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि हमने एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट पूरा कर लिया था, उसके बाद प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाया गया, जिसकी वजह से प्रोटोटाइप से सीरियल प्रोडक्शन तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लग गया। इसीलिए HAL और ADA तेजस मार्क 2 में इस अप्रोच को पूरी तरह चेंज करना चाहते हैं। इस बार डिज़ाइन, टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग तैयारी को साथ के साथ चलाने की कोशिश की जा रही है। HAL बेंगलुरु में तेजस मार्क 2 के शुरुआती प्रोटोटाइप्स पर काम कर रहा है। इसी दौरान मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टूलिंग, असेंबली जिग्स और प्रोडक्शन मेथड्स को भी डेवलप किया जा रहा है, जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि प्रोटोटाइप बनने के साथ साथ भविष्य की प्रोडक्शन लाइन की भी तैयारी है। बताया जा रहा है कि लगभग 2028 से 29 के आसपास पहले 6 से 8 LSP एयरक्राफ्ट बनाए जा सकते हैं। LSP एयरक्राफ्ट से दोस्तों HAL इस बात की जानकारी लेगा कि एयरक्राफ्ट को प्रोडक्शन स्टैंडर्ड पर बार बार और एफिशिएंटली कैसे बनाया जाए, मतलब असेंबली प्रोसेस, कंपोजिट मैन्युफैक्चरिंग, टॉलरेंस और सप्लाई चेन, इन सब को रिफाइन किया जाएगा। और इसकी टेस्टिंग के बाद जो फीडबैक मिलेगा उसके बाद प्रोडक्शन बैचेस में जल्द ही फीडबैक के आधार पर जो चीजें सामने आएंगी उन्हें एयरक्राफ्ट पर लगाया जाएगा। फिलहाल कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा कि LSP शुरू होने का मतलब तो ये नहीं है कि भाई फुल्ली सर्टिफिकेशन इस एयरक्राफ्ट को मिल जाएगा। LSP एयरक्राफ्ट केवल डेवलपमेंट प्रोग्राम को सपोर्ट करता है, लेकिन फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस और फुल रेट प्रोडक्शन के लिए काफ़ी सारी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन माइलस्टोन्स भी पूरे करने होंगे, क्योंकि एयरक्राफ्ट बनाना कोई शॉर्टकट प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये एक पैरेलल डेवलपमेंट प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी है। फिर भी अगर ये मॉडल जो HAL ने सोचा है वो एग्जीक्यूट होता है तो तेजस मार्क 2 को प्रोटोटाइप से ऑपरेशनल फाइटर जेट बनने में लगने वाला समय काफ़ी कम हो सकता है। चैलेंज केवल यहाँ पर यही रहेगा कि इस फाइटर जेट का तेज़ी से टेस्ट किया जाए, सर्टिफाई किया जाए इसे और बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस किया जाए, और इंजन की डिलीवरी भी समय पर होनी ज़रूरी है। दोस्तों, AMC को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। बताया जा रहा है कि ADA ने AMC के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में कई चेंजेस कर दिए हैं। सबसे बड़ा चेंज किया गया है लाइटनिंग टेस्ट, यानी कि बिजली गिरने की टेस्टिंग। इसकी जरूरत इसलिए भी यहाँ पर महसूस हो रही है क्योंकि AMCA, जो कि भारत का अपना खुद का 5th जनरेशन का सेल्फ फाइटर जेट होगा, इसमें आईएसआर रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सेंसर्स और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होंगे। लेकिन अगर उड़ान के दौरान विमान पर बिजली गिर जाए तो इन सिस्टम्स को नुकसान हो सकता है। इसीलिए अब AMCA के लिए लाइटनिंग टेस्ट रिग भी तैयार करना होगा, और इस लाइटनिंग टेस्ट को जो इंडस्ट्रियल पार्टनर्स है वो तैयार करेंगे। बाकायदा इस टेस्ट में ये देखा जाएगा कि बिजली गिरने की स्थिति में फाइटर जेट और उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सुरक्षित रहते हैं या नहीं।
इवन यहाँ पर एडीए ने इंडस्ट्री पार्टनर्स के लिए कई ग्राउंड टेस्टिंग फैसिलिटीज की जो रिक्वायरमेंट है वो भी साफ कर दी है, जिसमें बताया गया है कि इनमें EMI/EMC टेस्टिंग, फ्यूल रिग, ECS रिग, लाइटनिंग टेस्ट रिग और कई दूसरे टेस्टिंग सिस्टम भी होने चाहिए। मतलब साफ है कि पहले ज़मीन पर ज़्यादा टेस्टिंग और आसमान में ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। एक और बड़ा यहाँ पर चेंज किया गया है वो है फ्री इश्यू मटीरियल्स। यहाँ पर एडीए जो मटीरियल इंडस्ट्री पार्टनर को देगी उसके ट्रांजिट के दौरान इंश्योरेंस की जिम्मेदारी एडीए की होगी, लेकिन बाद में जो स्टोरेज और मेंटेनेंस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडस्ट्री पार्टनर्स की होगी। यानी कि गलत हैंडलिंग से मटेरियल खराब हुआ तो उसका खर्चा इंडस्ट्री पार्टनर को चुकाना पड़ेगा। और एक और बड़ा चेंज यहाँ पर पेमेंट सिस्टम में भी किया गया। काम पूरा होने के अलग अलग माइलस्टोन्स के हिसाब से पेमेंट आगे बढ़ाई जाएगी। बैंक गारंटी के रूल्स में भी बदलाव किए गए, जिससे प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद इंडस्ट्री पार्टनर पर फाइनेंशियल प्रेशर कुछ हद तक कम हो सकता है। और इन सारे चेंजेस में दोस्तों एक बात सबसे अच्छी ये है कि एमका की ओरिजिनल टाइमलाइन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इंडस्ट्री पार्टनर को 5 प्रोटोटाइप बनाने ही होंगे और इन एयरक्राफ्ट्स की कम से कम 1800 फ्लाइट सॉर्टीज की टेस्टिंग भी करनी होगी। पहले प्रोटोटाइप की पहली फ्लाइट 30वें महीने के अंदर प्लान की गई है, जिसके बाद बाकी के प्रोटोटाइप्स की टेस्टिंग आगे बढ़ेगी। अब सवाल ये आता है कि क्या वाकई में जो हमारी इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं वो इतने बड़े टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और 5 प्रोटोटाइप को तय समय पर तैयार कर पाएंगी? फिलहाल इस बारे में भी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों इंडियन आर्मी ने 2 डैमेज हुए हेरॉन RPAS के रिपेयर के लिए एक नया रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है। रिपोर्ट्स बताती कि ये दोनों ड्रोन्स रनवे पर जो साइन लगे होते हैं उनसे टकराने की वजह से डैमेज हो गए थे। पहले हेरॉन में क्रिटिकल विंग, फ्लैप्स, आउटबोर्ड विंग और एलियन जैसे स्ट्रक्चर पार्ट्स को नुकसान पहुंचा है, तो दूसरे ड्रोन में फ्यूजलाज, विंग्स और इंजन क्राउलिंग डैमेज हुए और इसमें इंजन ओवरहॉल के बाद एक नया सर्विसेबल इंजन और नया प्रोपेलर लगाया जाएगा। इवन रिपेयर के बाद सिर्फ पार्ट्स बदलकर ड्रोन्स को वापस सर्विस में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि इसके बाद इन ड्रोन्स के ग्राउंड टेस्ट, वेट एंड बैलेंस चेक, परफॉर्मेंस टेस्ट फ्लाइट और एक्सेप्टेंस फ्लाइट टेस्ट भी होंगे और ये पूरा रिपेयर प्रोग्राम 6 महीनों के अंदर पूरा होना चाहिए। और इस रिपेयर की जिम्मेदारी होगी इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री की, जिनकी मैलेट डिवीजन इस काम को करेगी। मैलेट दोस्तों हेरॉन फैमिली की ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है, जबकि उसकी सहायक कंपनी एल्कॉम भारत में इसके मेंटेनेंस और रिपेयर सपोर्ट से जुड़ी है। हेरॉन एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस UAV है। इसका इस्तेमाल स्पेशली इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस के लिए होता है। इन्हीं ड्रोन्स के जरिए भारत लंबे समय तक बॉर्डर के इलाकों में सर्विलांस करता है और इसके एडवांस वेरिएंट में तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन और लंबे इंड्योरेंस के साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, इंफ्रारेड कैमरेज, सार और दूसरे इंटेलिजेंस सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी टेंशन पता क्या है? आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय हेरॉन फ्लीट में कई तरीके के एक्सीडेंट्स हुए और इसी साल भारतीय सेना ने 3 और डैमेज हेरॉन्स ड्रोन्स की रिपेयर के लिए अलग RFP जारी किया था। सवाल यहाँ पर रिपेयर करने का नहीं है, बल्कि सवाल ये यहाँ पर खड़ा होता है कि क्या भारत को भविष्य में ज़्यादा रिलायबल स्वदेशी मेल ड्रोन्स और बेहतर मेंटेनेंस इकोसिस्टम की ज़रूरत है? और यहाँ पर नो डाउट भारत अब अपने स्वदेशी UAVs पर काम कर रहा है, जिसका सबसे बड़ा फायदा स्पेयर पार्ट्स, अपग्रेड्स और रिपेयर के लिए फॉरेन OEM पर निर्भरता जो है वो हमारी धीरे धीरे कम हो जाएगी। फिलहाल हेरॉन अभी भी भारतीय सेना के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ISR एसेट है। भले इन डैमेज हेरॉन ड्रोन्स की रिपेयर की खबर आपको छोटी लगे, लेकिन दोस्तों जंग के मैदान में सर्विलेंस और रियल टाइम इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इन ड्रोन्स की ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों अर्मीनिया के बाद अब सेंट्रल एशिया के 2 और देश भारत के आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि भारत का स्वदेशी आकाश अब सिर्फ भारतीय सेना का हथियार नहीं है, बल्कि अब ये धीरे धीरे इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में अपनी जगह बना रहा है। डिफेंस सोर्सेज बताते हैं कि तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान ने आकाश 1S में इंटरेस्ट दिखाया है। फिलहाल ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट कोई साइन नहीं हुआ है, लेकिन ये इंटरेस्ट इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज लंबे समय से रशियन ओरिजिन एयर डिफेंस सिस्टम्स पर निर्भर है। ऐसे में दोस्तों आकाश 1S जो कि ओरिजिनल आकाश से ज्यादा एडवांस वेरिएंट है, जिसमें कि एक स्वदेशी एक्टिव RF सीकर दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मिड कोर्स में मिसाइल को ग्राउंड बेस्ड कमांड गाइडेंस मिलती है, जबकि टर्मिनल फेज में ऑनबोर्ड सीकर जो है वो टारगेट को ज्यादा एक्यूरेटली ट्रैक करने में मदद करता है, जिससे कि दुश्मन के हाईली मनोवर टारगेट्स के खिलाफ इंटरसेप्शन की क्षमता काफी बेहतर हो जाती है और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के सामने भी सिस्टम काफी इफेक्टिव रहता है। आकाश सिस्टम के साथ काम करता है राजेंद्रा फेस एरे फायर कंट्रोल रडार और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल आर्किटेक्चर। अर्मीनिया पहले ही आकाश 1S का इंटरनेशनल कस्टमर बन चुका है, जिसके बाद इस सिस्टम की फॉरेन क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है। ऐसे में अगर तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान जैसे देश आगे बढ़ते हैं तो ये भारत के लिए सिर्फ एक्सपोर्ट डील नहीं होगी, बल्कि आकाश फैमिली की ग्लोबल मार्केट एक्सेप्टेंस को मजबूत करेगा। आज खतरा केवल फाइटर एयरक्राफ्ट्स का नहीं है, बल्कि ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और क्रूज मिसाइल्स का है।
ऐसे में एक मोबाइल और नेटवर्क एयर डिफेंस सिस्टम इन देशों के लिए काफ़ी यूजफुल ऑप्शन हो सकता है। फिलहाल दोनों देशों ने कोई फाइनल डिसीजन तो नहीं लिया है, क्वेरीज आने लग गई हैं, इसीलिए अभी इस डील को कंफर्म कहना काफ़ी जल्दबाजी होगी। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।